लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब, दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रोटीन्स का प्यूरिफिकेशन एक फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे जो स्टेप्स हैं वो वैरी करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ प्रोटीन एंड डिपेंडिंग अपॉन व्हाट प्रोटीन वी आर गोइंग टू आइसोलेट और प्योरीफाई, क्योंकि उसी के बेसिस पर जो है हमारी टेक्निक्स वैरी करती हैं। ठीक है, अब हम इस लेक्चर में कुछ ऐसी मेथड्स या ऐसे मेथोडोलॉजीज पढ़ेंगे जो कि रिक्वायर होंगे या जो जरूरत पड़ेगी आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए। ठीक है, तो सम ऑफ दी स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, स्टेप बाय स्टेप देखो जरा। सबसे पहला क्या आएगा? सबसे पहले हम करेंगे अपना इनिशियल रिकवरी। ठीक है, अब in this lecture what you need to understand, you need to relate it with the previous lecture so that we can go on step by step procedure। अब initial recovery कहाँ से करेंगे? Obviously हमारा जो प्रोटीन है वो हमें मिला है हमारे या तो सेल के अंदर से या फिर सेल के बाहर से। मतलब यह है कहने का कि the protein can be either intracellular और extracellular। ठीक है, तो initial recovery में सबसे पहले आएगा हमारा कलेक्शन ऑफ सोर्स मटेरियल। ठीक है, और सोर्स मटेरियल हमारा बैक्टीरियल, एनिमल और प्लांट सेल कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टारगेट प्रोटीन। ठीक है, अब अगर इंट्रासेल्यूलर माइक्रोबियल प्रोटीन है, माइक्रोबियल प्रोटीन की ज्यादा बात करेंगे क्योंकि यूजुअली माइक्रोबियल सिस्टम या माइक्रोबियल लिविंग सिस्टम ही हम यूज करते हैं अपने प्रोटीन्स को आइसोलेट करने के लिए। व्हाई? बिकॉज दे आर इजी टू मल्टीप्लाई, दे आर इजी टू कल्टिवेट, दे आर इजी टू ग्रो इन द लैबोरेटरीज। ठीक है, तो अगर इंट्रासेल्युलर माइक्रोबियल प्रोटीन है तो इट इज ऑब्टेन आफ्टर द सेल ग्रोथ ऑन द मीडियम। दैट मीडियम इज देन सेंट्रीफ्यूज्ड और फिल्टर्ड सो एज टू सेपरेट दी और सो एज टू ऑब्टेन दी सेल होमोजिनेट। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेगा cell homogenate. Now this cell homogenate contains our protein of interest as well as lot many biomolecules that are DNA, RNA, cell debris and very many cellular organelles which needs to be removed, right? तो अगर इंट्रासेल्युलर प्रोटीन है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कुछ ऐसे केमिकल्स डालने पड़ेंगे जिससे कि आपका सेल डिस्टर्ब हो जाए। उस डिस्ट्रप्शन के बाद यू कैरी ऑन, यू गो फॉर द सेंट्रीफ्यूगेशन एंड फिल्ट्रेशन मेथोडोलॉजीज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन व्हाट? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दिस सेल होमोजिनेट। ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप, दैट इज इनिशियल रिकवरी ऑफ प्रोटीन्स। उसके बाद अब इस सेल होमोजिनेट का काम आएगा किस में? We will go on for further recovery, that is through aqueous two-phase extraction procedure. Very important technique to discuss here, not only in case of proteins but you can employ it for other chemicals or for other molecules too, depending upon the nature of that particular molecule. ठीक है, अब aqueous two-phase extraction में we are going to use this cell homogenate to obtain our protein and remove the cell debris। ठीक है, हम अब देखो टू फेज एक्सट्रैक्शन लिखा है, तो टू फेज का मतलब है वी आर गोइंग टू सेपरेट और वी आर गोइंग टू मिक्स सच केमिकल्स व्हिच विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टू फेजेस इन अ टेस्ट ट्यूब, ईच वन डिसॉल्विंग सर्टेन कंपोनेंट। वो टू फेजेस कौन से हैं? बाइफेजिक मिक्सचर हम बनाएंगे। उस बाइफेजिक मिक्सचर में द सॉल्वेंट्स दैट वी आर गोइंग टू यूज इज डेक्स्ट्रान एंड पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, पेक प्लस डेक्स्ट्रान का मिक्सचर आप यूज करते हैं। देखो जरा डायग्राम के थ्रू कैसे काम करेगा वो कुछ इस तरीके से। इन अ मिक्सचर यू ऐड व्हाट? यू ऐड सेल होमोजिनेट, राइट, एंड इट कंटेन्स डेक्स्ट्रान प्लस PEG। ठीक है,
अब you give a very nice mix to this test tube so that this leads to the mixing within the biphasic mixture, and you allow the tube to settle down so that it will form two phases. और two phases किस तरीके से बनेंगे? Dextran is polar and more dense, hence it will settle at the bottom, whereas PEG is less dense and it will remain on the upper surface. ठीक है, कुछ ऐसे बन जाएगा हमारा, देखो जरा, this is the test tube, this is the thing. अब two phases कुछ इस तरीके से, I have told you Dextran is more dense, it will settle at the bottom, PEG remains at the top. Dextran will contain cell debris which is of no use. This PEG contains soluble contents and it contains proteins too. ठीक है, तो हमें PEG चाहिए. We will carefully separate our PEG. PEG is polyethylene glycol from this biphasic mixture, leaving behind the cell debris in the Dextran. ठीक है, अब यहाँ पर जब आप ये टू फेज एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तब you need to remember or you need to keep in mind certain points, certain पॉइंट्स नहीं बोल सकते आप, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा. वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कि आपके और अदर बायोमोलिक्यूल्स जो भी हैं वो आपको अब सेपरेट करने पड़ेंगे, या फिर उनको उस तरीके से निकालना पड़ेगा कि वो आपके आगे के प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस में हिंड्रेंस क्रिएट ना करें. जैसे कि उसमें आएंगे हमारे क्या क्या, उसमें आएंगे हमारे लिपिड्स मॉलिक्यूल्स, उसमें आएंगे हमारे न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो अलग अलग तरीके से आप इनको सेपरेट करते हैं. जैसे लिपिड्स को सेपरेट करने के लिए यू यूज ग्लास वूल ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट सो दैट लिपिड्स गेट आउट. टू इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट और इन ऑर्डर टू रिमूव द न्यूक्लिक एसिड यू यूज न्यूक्लियसेस और यू परफॉर्म द प्रेसिपिटेशन टेक्निक्स, राइट. उसके अलावा अलग अलग प्रोटीन्स को भी सेपरेट करने के लिए, ऐसा तो नहीं है ना सारे प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, यू नो दैट वेरी वेल, राइट. सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स यू चूज द मिक्सचर ऑफ द सॉल्वेंट सो दैट द रिस्पेक्टिव प्रोटीन कम्स आउट लीविंग अदर्स बिहाइंड. अब ऐसा नहीं है बाकी का सॉल्यूशन आप as a waste treat करेंगे, no, it might also contain certain very important components that might be required by other researchers, so that is used by them. Okay, उसके लिए अब जैसे प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर यू नीड टू मेंटेन पीएच, सॉरी, you need to maintain ionic strength, you need to use ion exchange material, and all those things you need to keep in mind. Understood? ठीक है, तो ये आपको सेपरेट क्यों करना है? सो दैट इट डज नॉट क्रिएट हिंड्रेंस ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेसेस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्योरिफिकेशन प्रोसेस. अंडरस्टूड? सेकेंड स्टेप. मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेप. अच्छा, इसमें एक और चीज देख लो. नाउ वी हैव व्हाट? We have extract. Again, go back to the flow chart last lecture and try to correlate with this. Extract, we are applying concentration techniques in order to get our required protein, and this concentration is achieved by precipitation, filtration and very many chromatographic methods that vary depending upon the type of protein we are targeting. Understood? उसके अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ऐसी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, तो आई हैव नॉट मेंशन और राइट नाउ लास्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है. ठीक है, हाँ, अच्छा चलो, ये तो हो गई लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स की बात. अभी मैं आपको कुछ देर पहले बता रही थी कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोटीन यू नीड टू मेंटेन सर्टेन कंडीशंस. In fact, all the purification steps are targeted so as to maximize the protein stability. मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि despite focusing on the techniques only, you need to be money-minded person also. Why? Because ultimately these purification steps will decide the product कॉस्ट एंड यू हैव टू मेक योर प्रोडक्ट फिजिबल. अब वो क्यों चाहिए होता है वो सब आपको पता होना चाहिए, है ना. वो एक अलग क्लास लगेगी, उसमें आपको समझ में आएगा. बट येस, मोस्ट ऑफ
Approximately 80% of the cost of the final product depends upon its downstream processing steps, and those downstream processing steps include all these things which we have already discussed in our last lecture and last to last lecture. ठीक है, तो अब आपको इन प्रोटीन्स की जो स्टेबिलिटी है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए कुछ कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ेंगी, कॉमन कंडीशंस है. स्टिल आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर दे. आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा. नहीं आया है तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर व्हाट इट इज. ठीक है, आप प्रोटीन की स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए सबसे पहली चीज तो होती है पीएच मेंटेन करना. ठीक है, प्रोटीन्स आर एक्टिव एट ऑप्टिमल पीएच, या दे शो मैक्सिमम एक्टिविटी एट द ऑप्टिमल पीएच. ऑप्टिमल पीएच का मतलब ये नहीं है कि अगर पीएच 9 पर शो कर रहे हैं तो पीएच 9, नो, देयर इज अ सर्टेन रेंज ऑफ पीएच व्हिच यू नीड टू मेंटेन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन. ठीक है, इसके लिए आप बफर सॉल्यूशंस को डालते हैं. बफर सॉल्यूशंस एक्चुअली में हमारे रिएक्शन मिक्सचर में डाले ही इसलिए जाते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्लाइट चेंज इन द पीएच. अगर आपने क्लास 9th में बफर सॉल्यूशंस के ऊपर ध्यान दिया होगा तो यू नो इट वेरी वेल व्हाई दीज बफर सॉल्यूशंस आर इंपॉर्टेंट इन आवर रिएक्शन मिक्सचर. ठीक है, उसके अलावा कुछ और चीजें, एक तो हो गया पीएच किसके थ्रू, बफर सॉल्यूशंस के थ्रू. ठीक है, नेक्स्ट you have to inhibit proteases in your system, otherwise it will lead to degradation of protein. Yes, proteases are there that comes out in the cell homogenate and you need to inactivate them in order to get your required protein. ठीक है, अब उसके लिए कुछ और चीजें, avoid rigid agitation. ये क्यों चाहिए होगा हमको, जिससे कि हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर या फिर 3D कॉन्फर्मेशन डिस्ट्रॉय ना हो जाए, डिस्टॉर्ट ना हो जाए. इसीलिए आपको बहुत रिजिड एजिटेशन, अब जैसे अभी हमने एक्वस 2 फेज एक्सट्रैक्शन देखा था तो उसमें भी आप बहुत ज्यादा एजिटेट नहीं कर सकते आपके टेस्ट ट्यूब को, अदरवाइज प्रोटीन का जो स्टेबल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. तो यू नीड टू पे अटेंशन टू दैट ऑल्सो. उसके बाद यू नीड टू ऐड प्रोटीन स्टेबलाइजर्स, है ना, ये भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था व्हेन आई हैव एक्सप्लेन यू दी फ्लो चार्ट. उसके अलावा यू नीड टू मिनिमाइज processing time. You have to select your technique such that it will minimize the processing time, क्योंकि प्रोटीन जितना ज्यादा बाहर रहेगा, जितना ज्यादा अनप्रोसेस फॉर्म में रहेगा, पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा ही रहेगी कि वो डिस्टॉर्ट हो जाए. तो यू नीड टू पे अटेंशन टू दैट टू. ये तो हो गई हमारी सेकेंड स्टेप जिसमें हमने अपने प्रोटीन को और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया. अब आपको इनिशियल रिकवरी हो गई, आपका प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट हो गया. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कम्स इनटू पिक्चर व्हिच एक्चुअली moves you from the laboratory scale to the industrial scale. और वो थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा स्केलिंग अप. This is very very important because now you are going to move from the academics to the industrial portion. इसी को आप downstream processing भी बोलेंगे. downstream processing although वो सारी टेक्निक्स को हम रेफर करते हैं, बट yes यहाँ से आपकी वो सारी टेक्निक्स डिफर कर जाएंगी. अब यहाँ पर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखो जो भी कंडीशंस, जो भी इक्विपमेंट्स आप आपकी लेबोरेटरीज में यूज कर रहे थे वही सेम इक्विपमेंट्स एंड कंडीशंस आप इंडस्ट्रीज में यूज नहीं कर सकते. आप लेबोरेटरीज में छोटे छोटे कोनिकल फ्लास्क, छोटी छोटी पाइपेट्स, ब्यूरेट्स, इन सब के मीडियम से इन सब के थ्रू आपके एक्सपेरिमेंट्स कैरी करते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल स्केल पे वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. इतने बड़े कोनिकल फ्लास्क ग्लास के विल इट बी पॉसिबल टू मेंटेन द स्टेराइल कंडीशंस इन लार्ज ग्लास कोनिकल और सिलिंड्रिकल वेसल्स? ऑब्वियसली नॉट. तो इसीलिए कंडीशंस वैरी कर जाती हैं एंड यू नीड टू सिलेक्ट दोज changes very appropriately so that you can maintain your protein in the integral form. और ऐसी ही कुछ टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. Considerations that you need to put in your mind while going for the scaling up of your protein. जैसे कि एक तो मैंने आपको बता दिया, क्या आप आपकी लेबोरेटरीज में ग्लास के इक्विपमेंट्स यूज कर रहे थे. नाउ इन द इंडस्ट्रीज
steel equipments are selected or they are chosen so as to avoid any hazard that might take place into the glass vessels. ठीक है, तो जो हमारे होल्डिंग पंप्स हैं, है ना, ट्रांसफर वेसल्स हैं जो अब पहले ग्लास के होते थे, अब वो होंगे हमारे स्टेनलेस स्टील के. दिस SS स्टैंड्स फॉर स्टेनलेस स्टील, नॉट सिंगल स्टैंडर्ड. पे अटेंशन. ठीक है, जब भी SS मैंने अभी तक पहले लिखा है तो दैट गोज फॉर सिंगल स्टैंडर्ड, क्योंकि उसके आगे DNA RNA लिखा होता था. यहाँ पर इट इज स्टेनलेस स्टील. ठीक है, उसके अलावा मटेरियल्स और जितने भी आप केमिकल्स यूज करेंगे आपके प्यूरिफिकेशन में, यू हैव टू टेक अ नोट दैट दोस केमिकल्स डू नॉट करोड द इंस्ट्रूमेंट्स इनटू व्हिच यू आर परफॉर्मिंग योर एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, तो जो केमिकल्स हैं दे नीड टू बी इनर्ट एंड नॉन कोरोसिव. कॉमन सेंस है वैसे तो ये, है ना. अगर ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली आपके इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो फॉर्मेंटर्स जो हैं वो करोड हो जाएंगे एंड देन दे आर ऑफ नो यूज. ठीक है, उसके अलावा नो लीचिंग ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इज अलाउड, अदरवाइज इट विल लीड टू दी बायोहैजार्ड एंड यू नो दी सम एग्जांपल्स दैट आर प्रेवलेंट इन दी हिस्ट्री एंड दैट हैव लीड टू दी वेरी सीवियर डिसीजेस ऑन द अकाउंट ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, तो लीचिंग नहीं होनी चाहिए उन सारे केमिकल्स की. देन यू हैव टू प्रैक्टिस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इन द लैबोरेटरीज. You have certain rules, certain indications that are listed which are fixed to maintain the GMP and you need to take care of that, right? उसके अलावा you need to approve the downstream processing steps through the regulatory authorities. Yes, you have regulatory authorities which approve before you actually go into that particular process कि आप जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं वो उस प्रोटीन के लिए या वो उस पर्टिकुलर बायोमैक्रोमोलिक्यूल के लिए फिजिबल होगा कि नहीं होगा, और उस DSP को आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द साइट, डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल्स, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क फोर्स यू आर एम्प्लॉइंग इन योर इंडस्ट्री. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इन सब चीजों के अंदर आती हैं. ठीक है, so these are only 3 techniques that I have discussed, out of which this scaling up is very important, and I have already told you that 80% cost of your product depends upon these DSP techniques only. So you need to be very very careful in order to make your protein economically feasible. यहाँ हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो उस बेसिस पे, लेकिन सारे केसेस में आप यही ध्यान रखेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट जो आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए टेक्निक, वो आएंगी प्रोटीन की कैरेक्टराइजेशन के ऊपर, और बहुत सारी अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स डिस्कस करने वाले हैं हम, जिसमें आएंगी हमारी मास स्पेक, जिसमें हम माल्डी डिस्कस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी, अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ना सिर्फ आपके 12th के लिए बल्कि आपके आगे के करियर के लिए भी, इफ एट ऑल यू चूज गोइंग इनटू दी प्रैक्टिकल थिंग. ओके, सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा. स्टडी मटेरियल इज ऑल्सो अवेलेबल इफ यू नीड. Revert back through mail or WhatsApp, right? So that's all for this lecture. Have a happy learning. Take care. Bye bye. Thank you.